पीजीटी अगर आप हिंदी से तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी दबा दें, क्योंकि आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो होने वाला है। पूरे 124 क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं और आप अपने आप को अपनी तैयारी कर सकते हैं। आपकी कितनी तैयारी है देखिए कि आप परीक्षा के लिए तैयार हैं या नहीं है। ठीक है, तो 124 क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे, 125। ठीक है, 125 क्वेश्चन की ये सीरीज है और इसमें आपका प्रैक्टिस सेट बना हुआ है। हर प्रकार के इसमें क्वेश्चन रखे हुए हैं और ये एक प्रकार का प्रैक्टिस सेट है। अगर आपने इसको हल कर लिया तो समझिए आपकी कम से कम तो 60% तैयारी आपकी है। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से आपकी 60% तैयारी हो जाएगी अगर इस प्रैक्टिस सेट को आप सॉल्व कर लेते हो। लेकिन अगर सॉल्व नहीं कर पाए तो समझ लीजिए आपकी तैयारी अभी कच्ची है। हमारे चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो और पिछली सारी वीडियो आपको मिल सकें हिंदी से संबंधित। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है क्या, हिंदी भाषा का जन्म हुआ अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से या वैदिक संस्कृत से। तो हिंदी का जो जन्म हुआ है वो अपभ्रंश से हुआ है। हिंदी का जो जन्म हुआ है वो कहाँ से हुआ है, अपभ्रंश से हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है पंजाबी, मराठी, गुजराती या पुरानी बंगला। तो ब्रजबुली नाम से जो जानी जाती है वो होती है आपकी पुरानी बंगला जानी जाती है। अगला जो क्वेश्चन है वो है ब्रजभाषा है पूर्वी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी है, बिहारी हिंदी है, पहाड़ी हिंदी है। तो पश्चिमी हिंदी है आपकी ब्रजभाषा और पूर्वी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आपकी आती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अघोष वर्ण कौन सा है। अघोष वर्ण पूछा जा रहा, आ है, जा है, हा है या सा है। तो अघोष वर्ण अगर पूछा जाएगा तो कौन सा होगा, अघोष वर्ण में इसमें कौन सा आएगा, अघोष वर्ण जो होगा वो बताइए कौन सा होगा। तो अघोष जो है वो है सा जो आपका है वो अघोष वर्ण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है या, रा, ला, बा किस वर्ग के व्यंजन है। तालब, ऊष्म या अंतस्थ या ओष्ठ। या, रा, ला, बा किस वर्ग के व्यंजन है, तालब या ऊष्म या अंतस्थ या ओष्ठ। तो ये हैं आपके अंतस्थ व्यंजन हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। जहानवी सही है या जहानवी सही है या जहानवी सही है या जहानवी सही है। शुद्ध वर्तनी का अगर देखेंगे तो हमारी वर्तनी जो है वो जहानवी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, मैं तुम्हारे उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। तो कौन सा सही होगा, इसमें उज्ज्वल पूछा जा रहा है, सही है या गलत है। तो इसमें कौन सा उज्ज्वल सही है, उज्ज्वल सही है या बी सही है या सी सही है या डी सही है। तो उज्ज्वल में आपका जो उज्ज्वल है ये आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, मैं तुम्हारे उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ, ये डबल हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है। यण संधि है, गुण संधि है, अयादि संधि या वृद्धि संधि है। पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है तो आपकी अयादि संधि होगी। ठीक है, पो प्लस इत्र होगा इसका संधि, अगर संधि विच्छेद की जाएगी तो पो प्लस इत्र होगा इसका। ठीक है, पवित्र। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है विश्वामित्र। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका क्या है, विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद है। विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद पूछा जा रहा है। इसमें क्या होगा, पहला विकल्प जो दिया है वो है विश्व प्लस मित्र और दूसरा बी में दिया है विश्वा प्लस मित्र और तीसरे सी में दिया है विश्वा प्लस मित्र और डी में दिया है विश्व प्लस अमित्र। तो विश्व प्लस अमित्र जो है वो विश्वामित्र की संधि विच्छेद सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रियोत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है। प्रियोत्पन्नमति में कौन सा उपसर्ग ये पूछा जाता है, पिर है या प्रीति है या प्रियुत है या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो होगा वो होगा प्रीति। प्रीति जो होगा इसमें उपसर्ग है। उपसर्ग मतलब जो पहले लगता है उसमें उपसर्ग होता है, जो बाद में लगे उसे प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, शब्द के आगे जुड़ता है उसे प्रत्यय, वो उपसर्ग, और पीछे जुड़ेगा वो आपका प्रत्यय होगा। पहले उपसर्ग बाद में प्रत्यय। अगला देखिए, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है। बेइंसाफी में बे है, इन है, बेई है या बेइन है। तो बेइंसाफी में जो बे होगा वो आपका मतलब बे प्लस इंसाफी। ठीक है, इंसाफी, इसमें बेइंसाफी है। ठीक है, तो बे इसमें जो है वो उपसर्ग है। ठीक है, प्रयुक्त उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन देखिए, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने
हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? नया सार्थक शब्द जो बनकर तैयार होगा उसे क्या कहेंगे हम? संधि कहेंगे, समास कहेंगे, अव्यय कहेंगे या छंद कहेंगे। तो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को जो है वो संधि कहते हैं, और वर्णों के वो शब्दों के मेल को समास कहते हैं, और वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ठीक है, ये परिभाषा है दोनों की। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है त्रिफला में कौन सा समास है? अव्ययीभाव है, द्वंद्व है, द्विगु है या कर्म धारण है? तो कौन सा समास है इसमें? इसमें होगा आपका द्विगु समास। ठीक है, त्रिफला में जो है संख्यावाचक है इसमें लगा हुआ, जो पहला पद है वो संख्यावाचक है। ठीक है, तो इसमें द्विगु समास होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पंचवटी में कौन सा समास है? नए समास है, बहुब्रीहि समास है, तत्पुरुष समास है या कर्मधारय समास है? पंचवटी में, तो पंचवटी में जो होगा कौन सा है इसमें आपका? पंचवटी में कौन सा है समास आपका? तो इसमें है आपका कौन सा? पंचवटी। इसमें जो पंचवटी है उसमें आपका कौन सा होगा? तत्पुरुष समास होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं या 8 होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर जो शब्दों के भेद होते हैं वो 4 भेद होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यौगिक शब्द कौन सा है? यौगिक पंकज है, पाठशाला है, दिन है या जलज है? तो क्या है आपके पाठशाला जो शब्द है वो आपका यौगिक शब्द है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है चाय किस भाषा का शब्द है? चीनी, जापानी, अंग्रेजी या फ्रेंच? तो चाय जो है वो चीनी भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन है बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, इस वाक्य में रंगीन छपे शब्द की संज्ञा बताइए। जो बुढ़ापा दिया है उसका क्या कौन सी संज्ञा होगी बुढ़ापा में? जातिवाचक संज्ञा होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, भाववाचक संज्ञा होगी या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें होगी भाववाचक। ठीक है, बुढ़ापा, मोटापा, ठीक है, या फिर बचपन, ठीक है, या बचपना, तो ये सब जो है वो भाववाचक है। ठीक है, जातिवाचक मतलब किसी विशेष जाति का भाव व्यक्ति का बोध होता है, उसमें वो जिसमें पूरे वर्ण का बोध हो, जाति के पूरे वर्ग का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और किसी विशेष व्यक्ति की का नाम लिया जाए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर गंगा आ गया तो गंगा एक विशेष है, दूसरी नदी नहीं है गंगा, तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक में आ जाएगी, या फिर रामायण आपकी व्यक्तिवाचक में आ जाएगी, और जातिवाचक में आपका मनुष्य आ जाएगा, आपका घोड़ा आ जाएगा, आपके पेड़ आ जाएंगे, आपकी गाय आ जाएगी, आपकी भैंस आ जाएगा, घोड़ा, ये सब क्या है? जाति का बोध करा। लेकिन यहाँ पर हमारा बुढ़ापा जो है वो भाववाचक की संज्ञा है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है या द्रव्यवाचक है? तो स्त्रीत्व जो है वो भी आपकी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन देखिए, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? तो इसमें कर्म कारक है, संप्रदान कारक है, अपादान कारक है या अधिकरण कारक है? वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इसमें आपका कौन सा होगा? अधिकरण कारक होगा। कौन सा होगा? अधिकरण कारक होगा। और जहाँ पर कोई वस्तु अलग होती है वहाँ पर अपादान कारक होता है। ठीक है, और आप जो व्यक्ति कर्म करता हो उसमें कर्म कारक होता है, और संप्रदान जिसमें संबंध होता है। ठीक है, संप्रदान मतलब जिसके लिए कोई वस्तु दी जाए या लाई जाए, वहाँ पर संप्रदान होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका कवि का स्त्रीलिंग है। कवि का स्त्रीलिंग है कवित्री, कवित्री, कवित्री या कवित्री? तो कवि का जो स्त्रीलिंग है वो है कवित्री। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है संज्ञा का सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको विशेष कहते हैं। जैसे मान लीजिए काला पुरुष या काली गाय, तो काली गाय में क्या है? जो काली है वो उसकी विशेषता है, और गाय है तो गाय विशेष होगा, आपका विशेषण हो गया काली, और गाय जो हो गई वो हो गई विशेष, यानी गाय की विशेषता बताई जा रही है, काली है गाय। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है अभिकारी शब्द होता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय? तो अभिकारी जो शब्द होता है वो आपका अव्यय होता है। अव्यय को अभिकारी शब्द भी कहते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, अम्लीय का पर्यायवाची होता है विष, सुधा, मधुप या आम्र। अम्लीय का, तो अम्लीय का जो पर्यायवाची होगा वो क्या होता है, वो होता है आपका सुधा। अम्लीय का जो पर्यायवाची होता है वो होता है आपका सुधा। अगला क्वेश्चन है, दिनकर का पर्यायवाची शब्द है। दिनकर का पर्यायवाची शब्द निशाचर है, प्रभाकर है, सुधाकर है या विभाकर है। तो प्रभाकर कहते हैं दिनकर के लिए, और सूर्य का ये पर्यायवाची है। किसके हैं, ये सूर्य के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, निधन का पर्यायवाची शब्द है। देवसान है या देहावसान है या देहांतर है या आमरण है। तो देहावसान जो होगा वो आपका मृत्यु का, निधन का या मृत्यु का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या होगा। ज्येष्ठ का विलोम शब्द कनिष्ठ होगा, पूर्व होगा, भूत होगा या अग्रज होगा। तो कनिष्ठ होता है, ज्येष्ठ का जो विलोम होगा वो कनिष्ठ होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, सकारात्मक का विलोम शब्द है। नकारात्मक, आशात्मक, संभावनात्मक या निराशात्मक। तो सकारात्मक का जो विलोम शब्द होगा वो होता है आपका नकारात्मक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सही विलोम शब्द चुनिए। अर्वाचीन, अर्वाचीन का क्या होगा, नूतन होगा, नव्य होगा, प्राचीन होगा या नवीन होगा। तो अर्वाचीन का जो होता है वो होता है कौन सा, प्राचीन। अर्वाचीन का जो विलोम शब्द होगा वो होता है आपका प्राचीन। अगला क्वेश्चन देखिए, पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा, पुरुष एवं स्त्री के जोड़े को क्या कहते हैं। पति पत्नी कहेंगे, युग्म कहेंगे, युगल कहते हैं या दंपति कहते हैं। तो पति पत्नी के जोड़े को आप दंपति कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जहाँ पहुँचा ना जा सके उसे क्या कहेंगे। दुर्गम कहेंगे, अधगम कहेंगे, अगम कहेंगे या सुगम कहेंगे। तो जहाँ ना पहुँचा जा सके उसे हम कहते हैं अगम। ठीक है। जहाँ ना पहुँचा जा सके उसे अगम कहते हैं। ठीक है। ऐसा रोग जिसका उपचार संभव ना हो, ऐसा रोग जिसका उपचार संभव ना हो, आरोगी होगा, अतिरोगी होगा, विरोगी होगा या असाध्य होगा। जो रोग जिसका उपचार ना हो सके उसे हम असाध्य रोग कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पेट की आग को क्या कहते हैं। पेट की आग को क्या कहते हैं। तो दावानल कहते हैं, जठरा अग्नि कहेंगे या बड़वा अग्नि कहेंगे या बड़वानल कहेंगे। तो जठरा अग्नि कहते हैं। पेट की आग को क्या कहते हैं, जठरा अग्नि कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, कष्ट से संपन्न होने वाला, कष्ट से संपन्न होने वाले को क्या कहेंगे। कष्टकारी कहेंगे, कष्टप्रद कहेंगे या कष्ट साध्य कहेंगे या कोई नहीं। तो कष्ट से जो होगा वो कौन सा होगा, कष्ट साध्य कहेंगे। क्या कहेंगे इसे, कष्ट से संपन्न को कहेंगे कष्ट साध्य। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, मानसरोवर तक पहुंचना क्या है। दुर्गम है, दुर्लभ है, दुर्गम है या दुष्कर्म है। तो निर्गम है या दुर्गम है या दुर्लभ है या दुष्कर्म है। मानसरोवर तक पहुंचना जो है वो दुर्गम है। क्या है, दुर्गम। अगला क्वेश्चन है, फिर इसमें भरने के लिए, रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम सांस्कृतिक एवं जगत को सदा अविस्मरणीय रहेगा। इसमें क्या होगा, दर्शन होगा, संगीत होगा, साहित्यिक होगा या चित्रकला होगा। तो इसमें होगा साहित्यिक। रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम संस्कृति एवं साहित्यिक जगत में सदा अस्मरणीय रहेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राम पढ़ता है। राम पढ़ता है कौन सा वाक्य है, सरल वाक्य है, प्रयुक्त वाक्य है, वो संयुक्त वाक्य है, मिश्रित वाक्य है, इनमें से कोई नहीं। तो राम पढ़ता है वो आपका एक प्रकार का सरल वाक्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, ईश्वर तुम्हें सफलता दे। ईश्वर तुम्हें सफलता दे। तो इसमें क्या होगा, प्रश्नवाचक, ये प्रश्नवाचक वाक्य है, विस्मयवाचक वाक्य है, निषेधवाचक वाक्य है या इच्छावाचक वाक्य है। तो इसमें आपका जो है वो इच्छावाचक वाक्य है। कौन सा है, इच्छावाचक वाक्य है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धविराम है। कौन सा होगा, ए, बी, सी या डी। तो अर्धविराम जो है वो बी वाली जो है वो आपका अर्धविराम है। अर्धविराम में एक बिंदी होती है और एक जरा सा ये इस तरह से कॉमा लगा देते हैं, ये अर्धविराम है। अगला क्वेश्चन है, अरे उसने तो कमाल कर दिया। अरे उसने तो कमाल कर दिया, इसमें क्या है, प्रश्नवाचक है, ये निषेधवाचक है, विस्मयवाचक है या इच्छावाचक है। तो इसमें देखिए विस्मय बोधक चिन्ह जो लगा हुआ है यहाँ, ये देखिए, तो ये आपका विस्मयवाचक चिन्ह है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। वाक्य के शुद्ध रूप का चयन, अभी देखिए शुद्ध अशुद्ध वाक्य आ गए आपके। फल बच्चे को काट कर खिलाओ, बच्चे को काट कर फल खिलाओ, बच्चे को फल काट कर खिलाओ, काट कर फल बच्चे को खिलाओ। तो इसमें कौन सा होगा, बच्चे को फल
बच्चे को फल काट कर खिलाओ, बच्चे को फल काट कर खिलाओ, यानी सी विकल्प आपका जो होगा वो आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, फिर शुद्ध देखना है, इसमें शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो बैल और बकरी घास चरती हैं, बैल और बकरी घास चरते हैं, बैल और बकरी घास चरता है, बैल और बकरी घास चरती है। तो कौन सा होगा इसमें? तो इसमें कौन सा होगा आपका? बैल और बकरी क्या है? घास चरते हैं। बैल और बकरी क्या है? बैल और बकरी घास चरते हैं, बैल और बकरी घास चरते हैं, ये आपका सही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, आँख की किरकिरी होना का अर्थ है अप्रिय लगना, धोखा देना, कष्टदायक होना या बहुत प्रिय होना। तो आँख की किरकिरी का मतलब होता है अप्रिय लगना, आँख की किरकिरी का मतलब होता है अप्रिय लगना। अगला क्वेश्चन है, कच्चे घड़े पानी भरना का अर्थ है, कच्चे घड़े पानी भरना का अर्थ क्या है? कमज़ोर को मदद की अपेक्षा करना या ठीक ढंग से काम ना करना, कठिन काम करना, मूर्खतापूर्व कार्य करना। तो इसमें क्या है आपका? ठीक ढंग से काम ना करना, ठीक ढंग से काम ना करना है कच्चे घड़े में, कच्चे घड़े पानी भरना, कच्चे घड़े में पानी भरना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, घुटने टेक देने का अर्थ क्या है? विवाह करना, याद रखना, याद करना, हार मानना या कायर होना। तो हार मानने का मतलब होता है घुटने टेक देना। अगला क्वेश्चन है, कूप मंडूक होना, कूप का मंडूक होना का अर्थ क्या है? घर में ही रहना, कुएं में गिरना, अत्यंत सीमित ज्ञान होना या मूर्ख होना। कूप मंडूक, तो कूप मंडूक का होता है अत्यंत सीमित ज्ञान होना, अत्यंत सीमित ज्ञान होना कूप मंडूक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ना 3 में ना 13 में, ना 3 में ना 13 में का क्या अर्थ है? बहुत उपयोगी होना, न कष्ट वो नष्ट कर देना या बुद्धिहीन होना या किसी काम का ना होना। ना 3 में ना 13 में, तो किसी काम का ना होना, किसी काम का ना होना, ना 3 में और ना 13 में। अगला क्वेश्चन है, जैसी करनी वैसी भरनी का अर्थ है, जैसी करनी वैसी करनी भरनी का अर्थ है कार्य के अनुसार परिणाम मिलना, कार्य के अनुसार परिणाम मिलना या जो जितना उधार लेता है उसे उतना ही लौटाना पड़ता है, बुरे काम का बुरा परिणाम होता है, अच्छा फल चाहने वाले को बुरा काम देना चाहिए। तो इसका जो विकल्प होगा वो पहला ही सही है, कार्य के अनुसार परिणाम मिलना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, राम नाम जपना पराया माल अपना का अर्थ क्या है? राम नाम जपना पराया माल अपना का अर्थ क्या होगा? दान करना, सर्वज्ञ होना या धोखे से धन जमा करना, दूसरों को सहानुभूति रखना। तो धोखे से वो धन को जमा करना ही राम नाम जपना और पराया माल अपना का अर्थ है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, अब ये वाक्य जो दिया है वो टूटा फूटा वाक्य है, उसको मिलाना है कि हमारा कौन सा सही होगा। ठीक है। तो इसमें देखिए कौन सा होगा सही? तो पहला जो होगा आपका रा, देखिए हर सांस्कृतिक पहलू का यह इस प्रकार विकास, और दूसरा है विकास करना कि हमारा सामाजिक जीवन, और उसके बाद होगा बा स्वतंत्र समता और मानवता के आधार पर क्या है, उसके बाद होगा ला पुनर्गठन हो और वह सौंदर्य एवं आनंद को हमारा उद्देश्य होगा। तो इसमें जो होगा वो आपका कौन सा होगा? रा, या, बा और ला होगा। ठीक है, सही होगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर इसमें मिलाने के लिए है, इसमें भी मिलाने के लिए है एक और राष्ट्रीय, यानी पहला दिया है एक और उसके बाद क्या है यारा ला बा, इसमें मिलाने के लिए है। तो इसमें कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम? यहाँ देखिए सबसे पहले जो होगा वो होगा बा, क्या होगा? बा, भौगोलिक सीमा में, और उसके बाद होगा या एक राष्ट्रीय चेतना, फिर होगा ला लेकर रहने वाले व्यक्तियों की समष्टि ही क्या है? तो इसमें जो होगा वो आपका या बा या राला है। ठीक है, सी वाला आपका विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन जो आपका दिया है उसमें आपका क्या है? इसमें आपका ये पैराग्राफ दिया है और नीचे क्वेश्चन होंगे। देखिए पहला, लंदन शहर टेम्स नदी के किनारे पर बसा हुआ है जिसका पाट चौड़ा है और पानी गहरा है। समुद्र तट के निकट होने और टेम्स नदी में काफ़ी पानी रहने के कारण लंदन एक विशाल बंदरगाह भी है। वहाँ रोज़ सैकड़ों जहाज आते जाते हैं और दूर से देखने पर टेम्स नदी के ऊपर मस्तूलों का जंगल
मालूम होता है। यहाँ से पृथ्वी की सभी दिशाओं को माल जाता है और वहाँ से आता है। लंदन तथा इंग्लिस्तान की भोजन सामग्री का बहुत भाग इसी बंदरगाह पर पहुँचता है। यदि एक सप्ताह के लिए जहाज़ों का आना जाना बंद हो जाए तो इस देश में त्राही त्राही मच जाए। इसलिए ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी नाविक शक्ति इतनी प्रबल कर ली है कि उससे दुनिया में कोई भी राज्य शक्ति समुद्री युद्ध में टक्कर नहीं ले सकती है। अब देखिए इसमें देखिए इससे संबंधित क्वेश्चन है। ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी नाविक शक्ति क्यों इतनी प्रबल कर ली है? कोई शत्रु से हरा ना सके, कोई लंदन पर आक्रमण ना कर सके, कोई इसके जहाज़ों का आना जाना ना रोक सके, या लंदन शहर में कोई क्षति ना पहुंचा सके। तो इसका जो मतलब होगा, कोई इनके जहाज़ों को क्या है, आना जाना ना रोक सके। ठीक है, ये इसका आपका आंसर होगा पहले का। दूसरा क्वेश्चन है इसी से संबंधित, देखिए इसी पैराग्राफ से, मस्तूलों का जंगल कहने से लेखक का क्या अभिप्राय है? मस्तूलों की पंक्तियाँ, असंख्य मस्तूल, मस्तूलों का आकर्षण दृश्य, या मस्तूलों की बहार। तो आपका कौन सा होगा? इसमें होगा आपका असंख्य मस्तूल। यानी क्या है, मस्तूलों का जंगल का मतलब है असंख्य मस्तूल, यानी बहुत से मस्तूल हैं। अगला क्वेश्चन है त्राही त्राही मच जाने का अर्थ क्या है? हल्ला मच जाना, या हल्ला गुल्ला आरंभ होना, या शोर शराबा होना, या हाहाकार मच जाना। तो इसका मतलब होता है आपका हाहाकार मच जाना। अगला क्वेश्चन देखिए, टक्कर लेने का अर्थ क्या होता है? तुलना करना, मुकाबला करना, टकराना, या लोहा मारना। टक्कर लेने का मतलब होता है आपका मुकाबला करना। अगला क्वेश्चन है आपका इसी पैराग्राफ से, लंदन बंदरगाह कहाँ स्थित है? समुद्र तट पर, काफ़ी गहरे पानी पर, जहाज़ों के जंगल में, या फिर नदी के तट पर। तो लंदन बंदरगाह जो है वो नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पर है? नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? वीर रस का स्थायी भाव रति होता है, उत्साह होता है, हास होता है, या क्रोध होता है? तो वीर रस का स्थायी भाव होता है आपका उत्साह। ठीक है, और हास रस का होता है हास, और करुण का होता है आपका क्रोध। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, स्थायी भावों की कुल संख्या कितनी होती है? 9, 10, 12 या 11? स्थायी भाव कुल जो होते हैं वो 9 होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कवि बिहारी मुक्ता किस रस के कवि हैं? करुण के, भक्ति के, श्रृंगार के, या वीर के? तो बिहारी जो है वो श्रृंगार रस के कवि हैं। किसके हैं? श्रृंगार रस के कवि जो है वो बिहारी कहलाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, या उपनिषद में? तो छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ये मिलता है आपका ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गैर न उबरे, मोती मानुष चून। प्रयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? दोहा है, सवैया है, चौपाई है, या कामायनी है? तो इसमें जो होगा वो है आपका दोहा। कौन सा है? दोहा आपका छंद है। अगला क्वेश्चन देखिए, चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। चौपाई में 11 होती हैं, 13 होती हैं, 16 होती हैं, या 15 होती हैं? तो चौपाई के प्रत्येक चरण में जो मात्राओं की संख्या होती है वो होती है 16। अगला क्वेश्चन देखिए, चर मर खुल गए अर रब स्फुटों से में कौन सा अलंकार है? तो इसमें देखिए एक शब्द जो है बार बार आ रहा है, जो तो इसमें क्या होगा? अनुप्रास होगा, श्लेष, यमक, या उत्प्रेक्षा। इसमें होगा क्या आपका? अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला है, कनक कनकते सौगनी, मानक ताज खाए, ब खाए बोराए नर, या पाए बोराए। प्रयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? युग्मा, यमक, अनुप्रास, या श्लेष? तो इसमें अलंकार कौन सा है आपका? यमक अलंकार है। अगला क्वेश्चन देखिए, जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? जहाँ बिना कारण के ही कार्य का होना पाया जाता है वहाँ विरोधाभास होता है, या विशेषोक्ति होता है, विभावना होता है, या भ्रांतिमान होता है? तो यहाँ पर होता है आपका विभावना अलंकार। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल में को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? आदिकाल, चारण काल, वीरगाथा काल, या चित्त सामंत काल? तो उन्होंने नाम लिया था आदिकाल का। अगला क्वेश्चन देखिए, वीरगाथा काल का कवि नहीं है। वीरगाथा काल के कवि नहीं है। चंद्रवरदाई,
नामदेव जगनेक या मधुकर। तो वीर गाथा काल के चंद्रवरदाई जगनेक और मधुकर सभी हैं, लेकिन नामदेव नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? जयदेव चंद्रवरदाई जगनेक या विद्यापति। तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता जो है वो है आपके चंद्रवरदाई। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है शिवा वावनी के रचनाकार हैं। पद्माकर, भूषण, केशवदास या जगनेक। तो शिवा वावनी के जो लेखक हैं वो है उनका नाम है आपका भूषण। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है सखी वे मुझसे कहकर जाते प्रयुक्त पंक्ति के रचयिता हैं। आगे हैं मैथिली शरण गुप्त हैं या हरिऔध है या जयशंकर प्रसाद हैं। सखी वे मुझसे कहकर जाते, तो इसके जो लेखक हैं वो हैं आपके मैथिली शरण गुप्त। कौन है? मैथिली शरण गुप्त है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पल्लव के रचयिता हैं। पल्लव के रचयिता कौन है? सुमित्रानंदन पंत, निराला, जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा। तो इसके होंगे जो आपके सुमित्रानंदन पंत। अगला क्वेश्चन देखिए, निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि है। निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन है निर्गुण के? तो सूरदास है, तुलसीदास है, कबीर है या केशव दास हैं। तो इसके होंगे आपके कबीरदास। निर्गुण के आपके प्रमुख कवि आपके कौन है? कबीरदास हैं। और सगुण के प्रमुख कवि जो हैं वो हैं आपके तुलसीदास। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है श्रद्धा किस कृति की नायिका है? कामायनी, कुरुक्षेत्र, रामायण या साकेत। तो श्रद्धा जो है वो कामायनी कृति की नायिका है, जो आपका जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा हुआ महाकाव्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है बुंदेले हरवोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रयुक्त पंक्तियों के रचयिता हैं सत्यनारायण पांडे, मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान या महादेवी वर्मा। तो ये आपकी सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखा गई पंक्तियाँ हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता हैं पुष्पदत्त, शालिभद्र, स्वयंभू या हरिभद्र। तो अपभ्रंश में कौन से होंगे आपके? अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता तो वो है आपके पुष्पदत्त। कौन है? पुष्पदत्त। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, छायावाद के प्रवर्तक का नाम बताइए। सुमित्रानंद पंत, श्रीधर पाठक, महोदर पांडे या जयशंकर प्रसाद। तो छायावाद के जो प्रवर्तक कवि हैं वो हैं आपके जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन देखिए, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ रश्मिरथी पर, परशुराम की प्रतीक्षा पर, कुरुक्षेत्र पर या उर्वशी पर। तो इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला था वो उर्वशी पर मिला था। अगला क्वेश्चन देखिए, अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार हैं कुबेरनाथ राय हैं, गुलाब राय हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं या हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तो अशोक के फूल जो निबंध संग्रह है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है भारत भारती काव्य के रचनाकार हैं गोपाल शरण सिंह नेपाली, नरेश मेहता, मैथिली शरण गुप्त या धर्मवीर भारती। तो भारत भारती के जो लेखक हैं वो आपके कौन हैं? मैथिली शरण गुप्त या हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन होंगे इसमें? तो इसमें है आपके कौन है? हजारी प्रसाद या मैथिली शरण गुप्त। अशोक के पूर्व हजारी, मैथिली शरण गुप्त हैं इसकी। कौन है? भारत भारती जो काव्य होगी उसके हैं आपके मैथिली शरण गुप्त। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है दोहा कोश के रचयिता हैं लुइपा, जेनुपा, सरहपा या कणहपा। तो दोहा कोश जो है वो सरहपा द्वारा लिखा हुई रचना है। अगला क्वेश्चन है, अगला है आंसू काव्य के रचनाकार हैं सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद या मैथिली शरण गुप्त। तो आंसू काव्य जो है वो आपकी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई काव्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहित भुजंग प्रयुक्त पंक्ति के रचयिता कौन है? सूरदास है, कबीरदास है, बिहारी है या रहीम है। तो ये आपके रहीमदास जी हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अमीय हलाहल मद भरे तेज श्याम तलवार रत्नार जियत मरक झुझुक परत यही चितवत इकबार। इन पंक्तियों में कौन से रचयिता कौन है? आलम है, रसलीन है, बिहारी है या मती राम है। तो इनके जो लेखक है उसका नाम है क्या? रसलीन। अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार जियत मरत झुकझुक परत यही चितवत इकबार। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है देवसान का समय मेघ में आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। प्रयुक्त पंक्तियों में रचनाकार हैं महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत, रामधारी सिंह दिनकर या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसके जो लेखक हैं वो हैं आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन देखिए, रामचरितमानस की भाषा है
रामचरितमानस की जो भाषा है वो कौन सी है? भोजपुरी है, प्राकृत है, ब्रजभाषा है या अवधी है? तो रामचरितमानस की जो भाषा है वो है आपकी अवधी। अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? अब्दुल रहमान को, सरपा को, स्वयंभू को या पुष्पदत्त को? तो हिंदी का आदि कवि किसे कहा जाएगा? तो हिंदी का जो आदि कवि होगा वो किसे कहा जाता है? हिंदी का आदि कवि अब्दुल रहमान या सरपा, स्वयंभू या फिर आपका पुष्पदत्त को? तो हिंदी का जो आदि आदि कवि है वो है आपके स्वयंभू। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका बंटी रचना के प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। आपका बंटी, ठीक है, आपका बंटी जो है वो उसमें क्या चीज़ दर्शाया गया? राजनीतिक समस्या दर्शाई गई है या मनोवैज्ञानिक समस्या, शिक्षा समस्या या तलाकशुदा तलाक से जुड़ी बाल समस्या? तलाक से जुड़ी बाल समस्या है आपका बंटी में। अगला क्वेश्चन है, कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया था? सदा शुक्लान ने, गोस्वामी पिठलनाथ ने, राजा शिव प्रसाद ने, राजा लक्ष्मण सिंह ने? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने इसका क्या किया था? अनुवाद किया था आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? तोड़ती जो पत्थर है वो कविता कैसी है? तोड़ती पत्थर कविता की बात हो रही है, कौन सी है? व्यंग्यपरक है या उपदेशात्मक है, यथार्थवादी है या आदर्शवादी है? तो ये जो कविता है वो है आपकी यथार्थवादी। कैसी कविता है? यथार्थवादी कविता है। अगला क्वेश्चन है, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? तो बिहारी ने, रसखान ने, घनानंद ने या सूरदास ने? गागर में सागर भरने का जो काम है वो बिहारी दास जी ने किया है। अगला क्वेश्चन है, शेष कादम्बरी के रचयिता हैं नरेश मेहता, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाणभट्ट या अलका सरावगी? तो शेष कादम्बरी जो है वो अलका सरावगी द्वारा लिखी गई रचना है। अगला क्वेश्चन है, राग दरबारी उपन्यास के रचयिता हैं राही मासूम रजा, श्रीलाल शुक्ल, हरिशंकर परसाई या शरद जोशी? तो राग दरबारी के जो लेखक हैं वो हैं आपके श्रीलाल शुक्ल। अगला क्वेश्चन देखिए, पूस की रात कहानी के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद, शिवपूजन सहाय, निराला या प्रसाद? पूस की रात जो है वो प्रेमचंद की विख्यात कहानी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचयिता हैं केदारनाथ सिंह, सुभद्रा गोहाई चौहान, आगे या धर्मवीर भारती? तो वीरों का कैसा हो बसंत जो है वो है आपका सुभद्रा कुमारी चौहान का गीत। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, आत्मजयी के रचयिता कौन है? आत्मजयी का तो श्रीकांत वर्मा है, नरेश मेहता है, कुंवर नारायण है या मुक्ति बोध है? तो आत्मजयी के जो रचयिता है वो है आपके कुंवर नारायण। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? आदिकाल की, रीति काल की, भक्ति काल की, आधुनिक काल की? तो ये पृथ्वीराज रासो जो चंद्रवरदाय की रचना है ये आदिकाल की रचना है। अगला क्वेश्चन है, प्रेम सागर के लेखक कौन है? ईसा अल्लाह खान, लल्लू लाल या मुंशी प्रेमचंद या मुंशी सदाशिव लाल? तो इसके जो लेखक हैं प्रेम सागर के वो हैं आपके लल्लू लाल। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार हैं सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, अगे या महादेवी वर्मा? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले जो प्रथम हैं वो है आपके सुमित्रा नंदन पंत। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, हिंदी की पहली कहानी लेखिका हैं बंग महिला या सत्यवती, चंद्रकिरण या चंद्रकांता? तो बंग महिला जो है वो हिंदी की पहली कहानी लेखिका हैं और इनका पूरा नाम अगर आ जाएगा तो बाला घोष नाम से इन्हें जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, गोदान किसकी कृति है? फणीश्वरनाथ रेणु की, प्रेमचंद की, आगे की या जयशंकर प्रसाद की? तो ये आपका प्रेमचंद का उपन्यास है और बहुत विख्यात उपन्यास है गोदान, जिसमें होरी और हीरा नामक पात्र हैं, गोबर, धनिया। अगला क्वेश्चन है, कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा है झींझा झुंझुनवाला की, मैत्री पुष्पा की, कुसुम अंचल की या गोपाल प्रसाद व्यास की? तो कस्तूरी कुंडल बसे जो है, कस्तूरी कुंडल बसे ये किसकी है आपकी? मैत्री पुष्पा की या प्रेम? तो ये है आपकी मैत्रेयी पुष्पा की। किसकी है? मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम निराला, आगे, पंत या फिर जयशंकर प्रसाद?
तो प्रयोगवाद के जो प्रवर्तक है वो हैं आपके आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कब कथा सम्राट किसे कहा जाता है? प्रेमचंद को, जैनेन्द्र कुमार को, आगे को, या फणीश्वरनाथ रेणु को? तो कथा सम्राट जो है वो प्रेमचंद को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है? खड़ी बोली, ब्रज, अवधी या पाली? तो संस्कृत भाषा का अपभ्रंश जो है वो है आपकी पाली भाषा। अगला क्वेश्चन देखिए, अवधि खोपड़ी कुछ निर्णय न कर पाना, मूर्ख होना या कृतत्व विहून होना या इनमें से कोई नहीं। औंधी खोपड़ी होने का अर्थ क्या है? औंधी खोपड़ी का होने का अर्थ है मूर्ख होना। अगला क्वेश्चन है, घाट घाट का पानी पीना का क्या अर्थ है? मारा मारा फिरना, शिक्षा ग्रहण करना, तीर्थ यात्रा करना या अनुभवी होना? तो घाट घाट का पानी पीने का मतलब होता है अनुभवी होना। अगला क्वेश्चन है, आषाढ़ का एक दिन नाटक के लेखक हैं लक्ष्मी नारायण लाल, मोहन राकेश, भीष्म साहती या सेठ गोविंद दास? तो इसके लेखक जो हैं वो हैं आपके मोहन राकेश। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है रंगभूमि उपन्यास के लेखक कौन है? अमरकांत, प्रेमचंद, रागे राघव या राजेंद्र यादव? तो रंगभूमि के जो है वो लेखक हैं प्रेमचंद आपके। अगला क्वेश्चन देखिए, अपने अपने राम उपन्यास किसका लिखा हुआ है? अपने अपने राम इलाचंद जोशी का, भगवती चरण वर्मा का, महेश दर्पण का या भगवान सिंह का? तो अपने अपने राम जो है वो आपका भगवान सिंह के द्वारा उपन्यास लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, संसद से सड़क तक काव्य संकलन किसका है? रघुवीर सहाय, आगे सुदामा पांडे धूमिल या श्रीकांत वर्मा? तो ये है आपका सुदामा पांडे धूमिल का। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बात समानी, किस संत कवि की पंक्तियाँ? कबीरदास की, गुरु नानक की, मलुकदास की या रैदास की? तो ये जो पंक्तियाँ हैं वो हैं आपकी रैदास की। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपकी अवधी भाषा में सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है? तो पद्मावत है, मधुमालती है, मृगावती है या रामचरितमानस है? तो अवधी भाषा का प्रचलित जो कहानी है महाकाव्य है वो है आपका रामचरितमानस। अगला क्वेश्चन देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम क्या है? चिंतामणि, झरना, आंसू, कामायनी? तो इनका जो निबंध संग्रह है उसका नाम है चिंतामणि। अगला क्वेश्चन देखिए, स्मृति की रेखाएं किस रेखा के रचनाकार है? तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास या फिर महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या महावीर प्रसाद द्विवेदी? तो स्मृति की रेखा चित्र के रचनाकार जो है वो महादेवी वर्मा है। कौन है? महादेवी वर्मा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला मिलान करने के लिए है, निम्नलिखित रचनाओं को कवियों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पर देखिए मिलान करने के लिए है, मिलान में क्या होगा? पहले का तो मृगावती का जो लेखक है वो है आपके कौन? कुतुबन। कौन है? मृगावती के कुतुबन है। और आपके कौन है? और मधुमालती के आपके कौन है? मंजन है। और चंदायन जो है मुल्ला दाऊद की है। और अखरावट जो है वो किसकी है? जायसी की। अखरावट किसकी है? जायसी की। इसके अनुसार जो विकल्प होगा वो आपका होगा सी सही। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला फिर से मिलाने के लिए है, भट्टरोड़क, छंगुक या भट्टनायक या अभिनवगुप्त? तो आपका जो अभिनवगुप्त है वो आपका अभिव्यक्ति है, आपका कौन सा होगा? पहले का जो आपका होगा वो कौन सा होगा? भट्टलोड़क जो है वो उत्पत्तिवाद का है, अभिनवगुप्त जो है अभिव्यक्तिवाद का है। और आपका कौन सा होगा? अब देखिए सी वाला जो होगा वो दूसरा होगा, सी मगर भट्टनायक जो है वो भक्तिवाद के हैं और शंकुक जो है वो आपके अनुमिति, ये शंकुक है वो आपका कौन सा है? अभिव्यक्तिवाद का। तो शंकुक जो है अनुमितिवाद के हैं। किसके? इस अनुसार आप विकल्प देख सकते हैं कि पहले का आपका चौथा होगा और उसके बाद कौन सा होगा? उसके बाद जो है पहले का पाँचवा है, पहले का जो चौथा है और दूसरे का जो है तीसरा है और तीसरे का जो है दूसरा है, लेकिन जो है डी का जो है वो होगा आपका कौन सा? तीसरा। कौन सा होगा? ये है आपका अभिनवगुप्त जो है अभिव्यक्तिवाद। ठीक है, ये पहले का है तो इसका विकल्प जो होगा वो आपका
ये वाला होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक हैं शंकुक है, अभिनवगुप्त हैं, भट्ट लोलट है या आनंद वर्धन है। तो ये हो गए आपके अभिनवगुप्त। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर मिलाने के लिए है, कौन सा है, सघोष और अघोष आगे ध्वनियाँ। निम्नलिखित वर्णों को उनके ध्वनि वर्णों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो का, खा, गा, गा, यानी का आपका अल्पप्राण है, फिर खा महाप्राण है, फिर गा आपका, फिर आपका महाप्राण है, फिर घा आपका, फिर अल्पप्राण है। लेकिन अब देखिए अघोष सघोष भी है, तो का आपका है अघोष, अघोष और कौन सा है आपका अल्पप्राण, अघोष अल्पप्राण ये वाला। अब खा में देखिए अघोष महाप्राण है, ये अघोष महाप्राण है, और गा जो है का, खा, गा, अब ये भी आपका महाप्राण है, लेकिन ये सघोष महाप्राण है, सघोष महाप्राण है। अब घा देखिए, घा जो है का, खा, गा और घा, कौन सा होगा, का, खा, गा और घा। तो पहला पहला तीसरा, अब ये भी आपका महाप्राण होगा। घा वाला कौन सा होगा आपका, ये भी आपका महाप्राण होगा। ठीक है, सघोष जो है और महाप्राण होगा, अल्पप्राण नहीं होगा, यहाँ पर महाप्राण होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, आला किस ऋतु में गाया जाता है, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, वर्षा ऋतु या बसंत ऋतु में। तो ये जो गाया जाता है वो आपका वर्षा ऋतु में गाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एंदु या हिंदुस्तानी की रचना की है, कीत या गैरसन, गार्सद तासी या गिल क्रास्ट ने। तो गार्सद तासी ने एंदु या हिंदुस्तानी की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है कि वैष्णवन 84 वैष्णवन की वार्ता किसकी रचना है, गोस्वामी तुलसीदास की, नंददास की, नावादास की या गोस्वामी गोकुलनाथ की। तो 84 वैष्णव वार्ता जो है वो है आपको गोकुलनाथ, कौन है, गोकुलनाथ के इसके रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया था, 343 था या 334 था, 334 या 345 था। तो वो अनुच्छेद था आपका 343। ठीक है। तो ये 125 क्वेश्चन जो थे, जो प्रैक्टिस सेट था आपका टीजीटी पीटी यूपी का, वो मैंने करा दिया है। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी दबा दें, ताकि आने वाले पेपर और पिछले सारे पेपर आपको मिल सके। धन्यवाद।